नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस ऐसा पड़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात बनने जा रही है। उन लोगों के लिए कयामत की रात बनने जा रही है जिन्होंने सत्ता को ही राजनीति का मूल मंत्र समझ बैठा था। उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता को क्रोनी कैपिटलिज्म यानी ये कह कि चापलूस पूंजीवाद का सबसे बड़ा अड्डा बना रखा था। और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता के पैरों तले जनमत को रौंदने की ऐसी मानसिकता को विकसित कर दिया था जिस मानसिकता के आसपास खेतों के भीतर फसल उगे या फिर ना उगे, लेकिन सड़कों पर लोहे के कील उगाने का नायाब करिश्मा आजाद भारत के भीतर, आजाद हिंदुस्तान में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर आजादी के 70-75 साल बाद भी लोगों ने ऐसा नजारा देखा। कयामत की रात इसलिए भी आज क्योंकि नरेंद्र मोदी युग के अवसान का सबसे बड़ा संकेत 8 अक्टूबर की तारीख देने जा रही है। जी हां, 8 अक्टूबर की वो तारीख जिस तारीख को वो दो राज्यों के सहारे दिल्ली के भीतर सत्ता और सत्ता के नैरेटिव को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टियों के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी हिंदुत्व के लिए खाद पानी मुहैया कराने जैसे जो टूल किट का इस्तेमाल किया गया, वो सारे टूल्स को एक झटके में ही पलट करके रख देने की जो पूरी की पूरी कवायद दो राज्य के भीतर की आम जनता ने किया है, उसका असर बचे हुए अब दो राज्य यानी महज चंद हफ्तों के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और विधानसभा चुनाव झारखंड के भी कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की वोटिंग की काउंटिंग है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की वोटों की जब 8 अक्टूबर की काउंटिंग हो रही है तो ध्यान दीजिए कि एक ने किसानों को रोकने के लिए, महिला पहलवानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, रौंदने के लिए और इन सबसे आगे निकल करके देखिए तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को देश की आम जनता के बीच जमीन तक पहुंचाने की राज्य की जनमत को चुनावी हिंदुत्व के सहारे उसके सांप्रदायिकरण की कोशिश करने वाले राज्य, कोशिश करने की परिस्थितियों का निर्माण करने वाले पॉलिटिकल पार्टी जो थे, जो सपना पाल रखा था, जो नेता ने उन सारे सपनों के ऊपर बर्फ डालने के लिए अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि की तारीख ही देश की आम जनता ने तय कर रखी है, देश की जनता इसने मुकर्रर कर रखी है, तो भला इस नियति को कौन टाल सकता है। कल जेपी की पुण्यतिथि है 8 अक्टूबर, जयप्रकाश नारायण का पुण्यतिथि है, लेकिन क्या यह पुण्यतिथि भारतीय राजनीति के भीतर आधुनिक दौर में बहुतों की राजनीति की खात्मे की तारीख बनने जा रही है? कई सारे सवाल हैं। मौजूदा समय में हरियाणा के चुनाव केवल एक छोटे राज्य के चुनाव भर नहीं था। हरियाणा का चुनाव दिल्ली को प्रशासनिक किले के भीतर तब्दील कर देने, एक ऐसे लोकतंत्र के समय में किले के भीतर तब्दील करने की कोशिश जिसके भीतर केवल तंत्र दिखाई दिया होता था और लोग गायब हो गया था। लोकतंत्र से लोग गायब हो गया था। लोग तो उसी दिन गायब करने की कोशिश हुई जिस दिन किसान आंदोलन पर सरकार ने रोल बैक करने का फैसला किया था। और उसके बाद जब एमएसपी गारंटी या स्वामीनाथन फॉर्मूले को लेकर के देश के किसान धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे तो दिल्ली बॉर्डर तो छोड़ दीजिए आप, हरियाणा बॉर्डर के भीतर के किसानों को न तो आंदोलन करने दिया गया, न ही दूसरे राज्यों के किसानों को हरियाणा के भीतर घुस करके दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने दिया गया। कल का दिन 8 अक्टूबर के दिन मुद्दों के साथ बहुतों लोगों के लिए, बहुतों नेताओं के लिए, बहुतों आम लोगों के लिए, बहुत नेताओं के लिए लोकतंत्र के उत्सव का दिन हो सकता है। उससे ज्यादा बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ सकता है। जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां धारा 370 के मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा भौकाल क्रिएट किया गया था, इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था और ऐसा लगा जैसे धारा 370 भारत देश के संविधान की धारा नहीं बल्कि ये कहे कि बहुत बड़ा गलत काम हो गया था। धारा 370 आजाद भारत के हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज भी भारत देश के संविधान के भीतर धारा 370 का वजूद बरकरार होता है, लेकिन धारा 370 का वजूद बरकरार होने के बावजूद इसको निष्प्रभावी करने के लिए इसके एक सेक्शन को, एक खंड को कहे जो किनारे रखने की कोशिश की गई और ठंडे बस्ते में डालने की जो कोशिश हुई, उसके बाद ये पहला जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव धारा 370 और राज्य के एक स्टेट हुड को केंद्र शासित प्रदेश के भीतर तब्दील करने की जो दिल्ली की कोशिश और मंशा रही, उस मंशे को कामयाब बनाने के बाद देश की आम जनता के बीच जाने की से डर रही चली, जम्मू कश्मीर की जनता तक जाने से सरकार को डर थी। इस वजह से 5 सरकार तक अपने राज्य सरकार चुनने से जम्मू कश्मीर की जनता को दूर रखा और भारतीय संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए 5 सालों तक बड़े धैर्य के साथ जम्मू कश्मीर की आम जनता ने इस दिन का प्रतीक्षा किया। वो दिन निकल करके आ गया। क्या जम्मू कश्मीर के लोग कल 8 अक्टूबर के जो वहां काउंटिंग है 370 पे जो वहां पर वोट करने वाले और तमाम सारे वो दिल्ली के सत्ता पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए
कितनी गहरी राजनीतिक चोट हो सकती है। किसान आंदोलन और महिला पालमान आंदोलन के मुद्दों को रौंदने की कोशिश किस अंदाज में की गई, उसके लिए हरियाणा की जनमत कितना भरा हो सकता है कल 8 अक्टूबर के दिन, आप देख सकते हैं। इसको लेकर के गहमागहमी अभी से तेज है और अभी से गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार भी पलट चुका है। गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार जेपी नड्डा की फोटो लगाने पे बेहोश हो गया है नरेंद्र मोदी की जगह। जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो, जहां बीजेपी हारती है वहां पर जेपी नड्डा की फोटो। नड्डा जी इसी बात के लिए बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्रालय भी वो संभाल रहे हैं और पार्टी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास ही है बीजेपी की। लेकिन जो जिम्मेदारियां मौजूदा समय में करीब करीब ये कहे कि करीब 10.5 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी को दिया गया था, अब वो युग के अवसान का वक्त क्या करीब आ गया। जी हाँ, ये कहे कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में 23 वर्ष अपने पूरे कर लिए। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने सत्ता में आने के पहले चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, जीवन में कभी कोई चुनाव तक नहीं लड़ा था, बिल्कुल राबड़ी देवी वाले अंदाज में मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठा दिए गए थे 7 अक्टूबर, यानी ये कहे कि आज ही के दिन 23 साल पहले 2001 के भीतर 23 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी के सरकार कार्यकाल के। लेकिन 23 साल के बाद क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनमत ने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक अवसान की भूमिका को तैयार कर रखा है। दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति उत्थान के पीछे गुजरात के सांप्रदायिक बवाल 2002 के चश्मे से अगर देखने की एक नजर में कोशिश करे तो उसके बाद जो कथित हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने की जो कोशिश हुई, हिंदू हृदय सम्राट की छवि में इस देश के 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, नरेंद्र मोदी जी का भाषण और चुनावी हिंदुत्व की मलाई इस भारत देश के भीतर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथ जाते हुए दिखाई पड़ी तो देश की आम जनता की आंखें खुलने लगी। जब आंखें खुलने लगी तो फिर 400 पार का नारा 240 पर आकर के सिमटने भी लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंखें खुलने लगी तो फिर हरियाणा के भीतर क्या दिखा, हरियाणा फिसलने जा रहा है, कर्नाटक फिसल गया, बंगाल हाथ नहीं आया, बिहार में कुछ घास नहीं डाला और दक्षिण भारत के भीतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भीतर भी घुसने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की। केरल और तमिलनाडु की तरह भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी उधर, लेकिन जहां पर सोच सकती थी वहां पर आज के तारीख में स्थिति कमोबेश यही दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी अब बची कहां। उत्तर प्रदेश तो पीडीए के रास्ते चल चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो बिहार मंडल पॉलिटिक्स के रास्ते पहले ही है। महाराष्ट्र हरियाणा इसके भीतर अगर छूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारिका से पूरी तक बची है। क्या यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का और नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक साम्राज्य के रूप में एक तरह से ये कह ले कि पूरा के ठिकाने की तरह बचा हुआ है क्या? केवल 4 राज्य और वो तमाम सारे राज्य जहां पर केवल 87 लोकसभा सीटें होते हैं। द्वारका से पुरी की बात क्या इसलिए भी क्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम से पूरब तक भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में एक ताकतवर राजनीतिक, एक ताकतवर नेताओं की तरफ हैसियत रखने वाली पार्टी देखिए। मतलब एक छत्र राज्य के बाद फिलहाल इस बात को मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो केवल यही 4 राज्य विकल्प में बचते हैं। लेकिन सवाल है कि 1992 के दौरान मतलब आचार प्रदेश सारा देश जो नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही थी, वो एक बार फिर से 4 राज्यों के भीतर आकर के सिमट जाए। इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर एक नए चेहरे की तलाश, एक नए चेहरे की खोज, एक नए चेहरे की तलाश में एक कवायद आगे बढ़ती जाती दिख रही। 8 अक्टूबर के तारीख के बाद कोई ये बात कहने की स्थिति में होगा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास देश में होता है। कल के बाद कोई ये बात कहने की स्थिति में नहीं होगा कि इस भारत देश में संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों को केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ही चीजें मिलती है, फिर विपक्षी दल के शासन वाले राज्य के भीतर किस तरह की चीजें होती हैं। तो सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा जो शंभू बॉर्डर तक सिमट चुके किसान कर रहे थे कि आखिरकार शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर की दूरी तय करने में भारतीय संविधान को शपथ ग्रहण की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। कल यानी हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के पहले ही देश के किसान या तमाम सारी औपचारिकताएं को पूरी कर ली जाएगी। दरअसल राजनीतिक औपचारिकताओं के लिए नहीं, राजनीति चंद भावनाओं की, जन भावनाओं की कद्र करने के लिए लोकतंत्र के भीतर होती है और जन भावनाओं को पैरों तले रौंद करके जब देश के लोकतंत्र के लवादा ओढ़ करके राजनीति देश के भीतर की जाती है तो इसका नजारा क्या होता है? 3 विवादास्पद किसान कानून देश में आते हैं, कृषि कानून, और क्या कुछ होता है उसके भीतर BSNL कबाड़ में और जियो
उभार में मुकेश अंबानी का जीव आसमान के ऊपर, यही तमाम सारी चीजें होते हैं। सरकार की कंपनी कबाड़ में घुस जाती है, उसके बाद क्या कुछ होता है, अडानी का साम्राज्य का एक बहुत तेजी से बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है देश के भीतर, वो चुनावी हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ा, दलित, स्वर्ण, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों के साथ भेदभाव की एक ऐसी श्रृंखला बना दी जाती है, जिस श्रृंखला की शिकार भारत के उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी बन जाते हैं। तो श्रृंखला के शिकार हरियाणा का एक दलित परिवार भी होता है। उस श्रृंखला का शिकार देवरिया का एक वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी हो जाता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर राज्य की जवाने में चुनावी हिंदुत्व की विषाद के आगे नतमस्तकपना स्वीकार नहीं। आखिर बीएचयू के भीतर जो घटना हुई थी छात्रों की तरफ से, छात्र बंद कर दिए जाने वाले और छात्र के रूप में बाहर से आए हुए लोग छात्र भी नहीं थे, और सारी घटनाक्रम की बुनियाद इस चुनावी हिंदुत्व के सहारे तैयार होती है। और इसी के ऊपर विनेश फोगाट के नेतृत्व में जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चले, किसानों का जो आंदोलन चला, नौजवानों का जो आंदोलन चला, और इन सब आंदोलन के बुनियाद में जब हरियाणा आकर के खड़ा हो गया, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं ना, चादर बिछाने वाले दोस्त पहले क्यों हटाए गए, ये बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दरी बिछाने वाले दोस्त मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के भीतर उनकी जगह मुख्यमंत्री बनकर के नए नायब सैनिक क्यों आए, इस बात को सबको समझ में कल आ जाएगा कि जब जनमत खिलाफ हो जाए, जब जनता ना तो कांग्रेस पार्टी देखे ना भारतीय जनता पार्टी देखे, तो फिर जनता सबसे पहले सत्ता में बदलाव की बुनियाद रखते हुए नजर जब आए, तो ऐसे में चाहे नायब सैनी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे हुडा साहब हो, चाहे कोई और हो, ये सारे चेहरे और सारे मुद्दे बेमानी साबित हो जाते हैं। मुद्दे केवल बचते हैं तो आम आदमी के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे जब प्रभावी हो जाते हैं, तो फिर वहां पर 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले ही प्रचार अभियान खत्म होने से 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हरियाणा क्यों छोड़ दिया था, ये सबको कल आसानी से समझ में आ जाएगा। आखिर हरियाणा की सत्ता जाना मामूली बात नहीं। राजस्थान के भीतर पार्टी कमजोर हो चुकी है, राजस्थान के भीतर पर्ची वाले मुख्यमंत्री काम के नहीं निकले, हरियाणा के भीतर कल मुख्यमंत्री अपने सीट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, लोगों की दिलचस्पी इस बात में है। लोगों की दिलचस्पी नंबर गेम में दो, लोगों की दिलचस्पी कल इसके लिए होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जहां पे हैं भी बने हुए, और जेपी नड्डा के जगह पे कोई नई नियुक्ति होने वाली है, वो पर्ची से करने की हालत में नरेंद्र मोदी रहेंगे, या नरेंद्र मोदी अवसान की जो इबादत हरियाणा के भीतर अपने हाथों से वहां के वोटर्स ने लिख डाला है, वो इबादत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी भी अपना योगदान देते हुए नजर आएगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा आज की रात कयामत की रात है, और कल सुबह लोकतंत्र के नई सुबह आपके सामने होगी। तो उस नई सुबह के लिए किसने कितने किलो मिठाई जलेबी का ऑर्डर दे रखा है, कितने कितने लड्डू का इस्तेमाल करेगा कल, ये देखना कल दिलचस्प होगा कि आखिर दिलचस्पी ऑर्डर किसके हाथ से जा रहा है, कल क्या बटेगा, जलेबी या लड्डू। हरियाणा के लोगों को बिल्कुल पता है कि उनके कैंडिडेट के आसरे हलवाइयों को, मिठाई दुकानदारों को जलेबियों के और लड्डुओं के ऑर्डर धीरे धीरे मिल रहे हैं। काफी सारे गोल गोल घुमाने वाले राजनीति रही हरियाणा के भीतर, लेकिन कल सारी बात साफ हो जाएगी, और देखते रहिए कल क्या कुछ होता है। सब कुछ आपके सामने होगा, हम आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत।